तो आज हम क्लास 12th के कंप्यूटर नेटवर्क्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और इस चैप्टर को आपको समझने में थोड़ा कम ध्यान देना है और रटने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो आपको एग्जाम के टाइम में आंसर्स रटे हुए होने चाहिए, तभी आप पॉइंट्स लिख पाओगे, ठीक है। और पॉइंट्स लिखने की भी टेक्निक होती है। आपको अगर एक पॉइंट आ रहा दिमाग में, तो आप उससे ही कैसे डिराइव कर सकते हो दूसरा पॉइंट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको दूसरा पॉइंट नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, और बाकी सारे के सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स इस चैनल पे अवेलेबल है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 12th वन शॉट्स, और उसमें सारे के सारे चैप्टर्स अवेलेबल है। इस क्लास 12th के बाद भी आपके लिए यहाँ पर कंटेंट आता रहेगा। जब आप अगर अपनी इंजीनियरिंग आप करने वाले हो, या फिर आप बीसीए या फिर कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी फील्ड पे जाने वाले हो, तो आपसे मतलब आपके लिए यहाँ पर कंटेंट आता रहेगा इस चैनल पे, ठीक है। तो चैनल का फ्यूचर ये रहा। और चलो अब आगे देखते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, यानी नेटवर्किंग कैसे इवॉल्व हुआ, सबसे पहले कैसे नेटवर्किंग बनी। तो यहाँ पर तीन स्टेजेस है बस, ठीक है, तीन चीजें हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले अर्पानेट है। तो एक सेकंड, पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स है क्या। तो एक सेकंड। हाँ, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि एक कलेक्शन होता है इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का, जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज मतलब या तो वो सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, या फिर हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है। और क्या है, नेटवर्क इनेबल, ठीक है। ये तीनों चीजें याद रख लेना, ठीक है, कंप्यूटर में एग्जाम में लिखने में काम आएगा। तो डेटा शेयरिंग, रिमोट एक्सेस और कम्युनिकेशन बिटवीन बिटवीन यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो चलो अब आते हैं कि नेटवर्क कैसे इवॉल्व हुआ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अर्पानेट, ठीक है। ये फाउंडेशन है मॉडर्न नेटवर्क्स का। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अर्पा के द्वारा। और अर्पा का फुल फॉर्म ये रहा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। और ये एक डिफेंस डिपार्टमेंट के थ्रू डेवलप किया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एनएसएफ नेट है, वो एजुकेशनल के लिए एजुकेशनल चीजों के लिए डेवलप किया गया था, ठीक है। इसका पर्पस क्या था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाए, ठीक है, और नेटवर्क फेलियर्स पे जो यूज किया जा सके। और हाँ, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं ना कि जब डेटा शेयर किया जाता है तो वो पैकेट्स के फॉर्म में शेयर होता है, और मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ा जाता है, और वो फिर बाद में ऐसे पैकेट्स बाय पैकेट्स वो डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है, और वो ट्रांसफर होने के बाद एक जगह पर वो पैकेट्स असेंबल हो जाते हैं। उसके बाद जो रिसीवर होता है वो उसे मैसेज अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी है, ये उस वक्त से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। कब से? एर्पानेट से, ठीक है। और ARPANET 1969 में आया था, ठीक है, विच अलाउड यूजर्स टू डेटा टू बी broken into packets and sent independently. अब आता है एनएसएफ नेट, जो कि 1986 में आया था, ठीक है। और ये एनएसएफ के द्वारा डेवलप किया गया था, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। और इसका जो पर्पस था वो कनेक्ट करना एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो कि मैंने आपको बोला कि एजुकेशनल के फील्ड में इसका ज्यादा यूज होने लगा, ठीक है। और एर्पानेट को फिर इसने रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद जो चीज है वो इस एनएसएफ नेट को भी रिप्लेस करेगी, ठीक है। प्रोवाइडेड पब्लिक एक्सेस अलाउइंग नॉन मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस टू यूज नेटवर्किंग। अब तक सिर्फ मिलिट्री वाले यूज कर पा रहे थे, ठीक है। अभी एनएसएफ नेट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो तीसरा स्टेज है वो है इंटरनेट, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। जिसे हम ग्लोबल नेटवर्क भी कहते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ? 1990 से स्टार्ट हुआ, और ये अब तक चलता आ रहा है, ठीक है। अब देखो, 1995 के बाद एनएसएफ नेट को हटा दिया गया और इंटरनेट को पूरी तरह से कमर्शलाइज कर दिया गया, ठीक है। और इसका जो की फीचर्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम टीसीपी आईपी का यूज करते हैं, ठीक है। ये एक बैकबोन है सारे प्रोटोकॉल्स, मतलब कि जो भी डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल आगे है टॉपिक, उसमें हम और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्रोटोकॉल सिंपली ये समझ लो कि सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा शेयरिंग, ठीक है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं डेटा को शेयर करने के लिए कि किस किस तरह से डेटा जो है वो किन किन स्टेप से गुजर कर जाएगा, और क्या क्या प्रोसेसिंग उसमें होगी, फिर जो है डेटा शेयर हो पाएगा, ठीक है। तो टीसीपी आईपी, इंटरनेट पे हम जो भी डेटा शेयरिंग करते हैं वो इस प्रोटोकॉल की मदद से होता है। क्या है वो? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अलाउइंग ग्लोबल कम्युनिकेशन। और डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। वाइड वेब क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे वेबसाइट्स को आपस में हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो उस सिस्टम को हम कहते हैं डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। जो कि 1991 में टिम बर्नर्स ली ने डिस्कवर, जो कि क्या बोलते हैं, ठीक है, डेवलप किया था। और इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है।
इंडक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स, ब्रॉडबैंड और ये सारी जो चीजें आई थी वो इंटरनेट के साथ साथ इवॉल्व होने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। और उससे पहले डेटा कम्युनिकेशन है क्या, आप सबको पता है कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डिजिटल और एनालॉग डेटा। ठीक है, डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा किसे कहते हैं, जो भी हम जिस तरह से बात करते हैं, जो भी हम समझ पाते हैं ना वो एनालॉग डेटा है, और जो हमारा कंप्यूटर समझ पाता है वो डिजिटल डेटा है। तो जैसे ही हम कुछ भी इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को, तो हम एनालॉग में उसको दे रहे हैं इनपुट, और फिर वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें, वो कन्वर्ट करता है उस चीज को डिजिटल में। ठीक है, और फिर जब वो हमें आउटपुट दिखाता है तो वो उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके हमें दिखाता है ताकि हम समझ पाए उसे। ठीक है, बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो सबसे पहले तो हम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सेंडर, रिसीवर और मैसेज। सेंडर जो भेज रहा है, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, मैसेज जो एक्चुअल मैसेज है, वो टेक्स्ट हो सकता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या है, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में और भी चीजें हैं। कौन कौन सी, देखो सेंडर, रिसीवर और मैसेज हो गया, उसके बाद और भी चीजें हैं। कम्युनिकेशन मीडिया, अब देखो कम्युनिकेशन के लिए कोई मीडियम होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा जो शेयर हो रहा है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वायर्ड हो सकता है या तो वायरलेस हो सकता है। ठीक है, वायर्ड में कौन कौन से तरह के हम केबल्स यूज करते हैं, वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकता है, आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। कोएक्सियल केबल्स हो सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक केबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे केबल्स हो सकते हैं। वायरलेस, ठीक है, अब वायरलेस के बारे में देखो, वायरलेस में रेडियो वेव्स के थ्रू भी डेटा कम्युनिकेशन होता है, माइक्रोवेव्स भी, ये जो 4G 5G हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर ये इंफ्रारेड और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पता ही होगा। ठीक है, तो वायर्ड और वायरलेस दोनों तरीके से कम्युनिकेशन मीडिया का यूज किया जा सकता है, ये दोनों कम्युनिकेशन मीडिया हैं। ठीक है, और ये तो बस एक वायर है। ठीक है, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, अ सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में होते हैं, और कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, इसके बाद भी हम थोड़ा सा और जाने वाले हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो टीसीपी आईपी क्या होता है, यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन बता चुका हूं मैं। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में, ये वेब ब्राउजर में जब भी आप वेबसाइट्स विजिट करते हो तो आप इन दोनों, बेसिकली इन दोनों प्रोटोकॉल्स का यूज करते हो वेबसाइट्स को विजिट करने के लिए। ठीक है, तो ये एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एचटीटीपीएस यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है, अब एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब फाइल्स जैसे जब शेयर कर रहे हो उस वक्त कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखना ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये पॉप थ्री और फिर आई मैप, ये सारी भी चीजें हैं। तो यूज फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, ठीक है, इनका यूज ईमेल कम्युनिकेशन पे है, आगे इनके बारे में और देखने वाले हैं। ठीक है, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, हम जो कहते हैं कि स्पीड इतनी आ रही है डेटा का, ठीक है, नेट का स्पीड नहीं आ रहा वो सब। ठीक है, तो वो जो कैपेसिटी है ना, उसको हम दो तरह से मेजर करते हैं, पहला तो बैंडविड्थ, दूसरा डेटा ट्रांसफर रेट। बैंडविड्थ क्या होता है कि मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, जो मैक्सिमम स्पीड है, और फिर डेटा ट्रांसफर रेट जो एक्चुअल स्पीड है अभी। ठीक है, अब देखो जो नेटवर्क है वो बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है, नेटवर्क कंजेशन, अगर बहुत सारे लोग नेटवर्क को यूज कर रहे हैं तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, इंटरफेरेंस, हार्डवेयर लिमिटेशंस, ठीक है, रैम कम है वगैरह वगैरह, या फिर हार्डवेयर उतना ज्यादा कॉम्पेटेबल नहीं है। ठीक है, और मेजर्ड इन केबीपीएस, बिट्स पर सेकंड, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीपीएस। ठीक है, जीबीपीएस, और फिर जितना ज्यादा बैंडविड्थ रहेगा उतना डेटा ट्रांसफर ज्यादा होगा। सिंपल। देखो अब आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या है कि किसी भी जो भी नेटवर्क है, ठीक है, अगर नेटवर्क से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है तो उस डिवाइस का एक एड्रेस होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा, जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सके, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, अब आईपी एड्रेस दो तरीके के हो सकते हैं, IPv4 और IPv6। दो तरीके के क्यों होते हैं, क्योंकि देखो पहले उतने सारे डिवाइसेस नहीं थे पुराने टाइम में, वहां पर कम डिवाइसेस थे, इसलिए IPv4 से काम चल जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद डिवाइसेस बहुत सारे बढ़ गए तो एड्रेसेस कम पड़ने लगे। ठीक है, तो रेंज बढ़ानी पड़ी, इसलिए हम IPv6 पे आने लगे। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि हम IPv4 का यूज नहीं करते, अभी भी IPv4 का यूज होता है, लेकिन ग्रेजुअली हम शिफ्ट कर रहे हैं IPv6 की तरफ। ठीक है, ये 128 बिट का एड्रेस होता है फॉर लार्जर एड्रेस स्पेस। ठीक है, अब देखो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी क्या होता है कि इंटरनेट पे हम यूज करते हैं, जो कि हम आईएसपीस हमें देती हैं। ठीक है, जो भी हमारा सिम होता है, ठीक है, उन्हें हम आईएसपी कहते हैं, आईएसपी की कंपनी ही है वो।
और फिर प्राइवेट आईपी यूज विद इन अ लोकल नेटवर्क, ठीक है। लोकल, अगर आप लोकल होस्ट पे काम करते हो, अभी आपको शायद लोकल होस्ट ना समझ में आए, लेकिन ठीक है। आप लोकल होस्ट मतलब कि क्या करते हो कि आप अपने सिस्टम को ही एक सर्वर बना देते हो, ठीक है। तो वही, उसमें भी हम किसी एड्रेस के साथ डील करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राइवेट आईपी, ठीक है। चलो आ जाओ। स्विचिंग टेक्निक्स, स्विचिंग मतलब कि जो डेटा है वो किस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। पहला, या तो डायरेक्टली डाउनलोड, डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है, डायरेक्टली ट्रांसफर हो सकता है। स्विचिंग टेक्निक्स आर मेथड्स यूज टू ट्रांसफर डेटा अक्रॉस नेटवर्क्स, ठीक है। या तो वो सर्किट स्विचिंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि वो डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ उसको मिल जाता है, और उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। और एग्जांपल, ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क्स, ठीक है। पुराने जमाने में जो टेलीफोन के नेटवर्क्स होते थे वो सर्किट स्विचिंग का ही यूज करते थे, और ये प्रोज इसे क्या है, मतलब अच्छी चीजें, रिलायबल है, और इसमें डेटा लॉस बहुत कम होता है। कॉन्स मतलब कि क्या है, इसमें खामियां हैं। तो इसमें बैंडविथ, देखो बैंडविथ, वेस्ट बैंडविथ व्हेन द सर्किट इज आइडल, ठीक है। मतलब जब सर्किट कुछ काम नहीं कर रहा होता है, उस वक्त जो हमारा बैंडविथ है वो वेस्ट हो रहा होता है, ठीक है, वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा होता है, ठीक है। चलो, अब आते हैं पैकेट स्विचिंग की ओर, ठीक है। तो पैकेट स्विचिंग क्या है? पैकेट स्विचिंग वही है कि जो पैकेट्स के फॉर्म में तोड़ा जाता है डेटा को, ठीक है। तो डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स, ईच कैरिंग अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई मैसेज जा रहा है, ठीक है। सेंडर ने कुछ मैसेज भेजा। अब मान लो कि उसको तोड़ के 5 डेटा पैकेट्स बनाए गए। तो हर डेटा पैकेट में क्या होगा ना, कि उसका ये लिखा हुआ होगा, हेडर में ये लिखा होगा कि वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और कहाँ जाना है उसे, ठीक है। और और क्या, उसमें क्या कंटेन है, ठीक है, उसमें क्या कंटेंट है, वो तो रहेगा ही साथ में, है ना। ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। और क्या, एग्जाम्पल जैसे कि यूज इन इंटरनेट, अब हम जो इंटरनेट में जो डेटा शेयर करते हैं वो पैकेट स्विचिंग का ही हम उसमें यूज करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोज, एफिशिएंट, नो नीड फॉर डेडिकेटेड पाथ, ठीक है। उसके बाद फिर कॉन्स क्या है, कैन एक्सपीरियंस डिलेज ड्यू टू नेटवर्क कंजेशन, पता है आपको, ठीक है। चलो आ जाओ। नेटवर्क कंजेशन मतलब वही कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ नेटवर्क का यूज कर रहे हैं तो वो स्लो हो जाता है, ठीक है। और फिर ट्रांसमिशन मीडिया इन डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। अब वही वायरलेस और वायर्ड वाली चीजें। तो देखो, वायर्ड कम्युनिकेशन, पहले हम वायर्ड वाली चीजों के बारे में बात करेंगे कि वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया यूज फिजिकल केबल्स टू ट्रांसफर डेटा, ठीक है। फिजिकल केबल्स होते हैं इसमें, दे आर रिलायबल, हाई स्पीड, इसमें स्पीड अच्छी होती है, अच्छी मिलती है हमें, एंड आर लेस ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं हो पाता, ठीक है। इंटरफेरेंस बहुत कम होता है इसमें। कैसे? देखो, हमारे पास वायर्स होती हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि वायर्स को ऐसे 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 मोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे लड़कियां चोटी बनाती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वैसे ही हम वायर्स को भी ऐसे मोड़ देते हैं। तो लड़कियां इस तरह से चोटी क्यों बनाती है, कभी सोचा है? इस तरह से वो चोटी इसलिए बनाती है ना, क्योंकि अगर वो सीधा रखेंगी तो वहां पर अगर वो बालों को अपने सीधे रखेंगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होगा वहां पर। लेकिन अगर वही इस तरह से वो चोटी बनाए ना, तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस काफी कम हो जाएगा। तो वही चीज हमने यूज किया है वायर्स में, ठीक है। वो बकवास कर रहा था मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वायर्स को भी इस तरह से मोड़ कर रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस में क्या होता है कि एक अनवांटेड एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है जो कि हमारे डिवाइसेस को सही से काम करने से डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो ये होता है। तो वही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम वायर्स को इस तरह से ऐसे 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 मोड़ देते हैं, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल, तो कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड, देखो यहाँ पर ये वही चीज है। देखो तो ट्विस्टेड पेयर केबल, सबसे पहले हम ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में पढ़ने वाले, उसके बाद फिर और भी 2-3 चीजें हैं हमारे पास, ठीक है। चलो, तो ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स हैं, 2 वायर्स हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ट्विस्टेड टुगेदर, ट्विस्ट किया हुआ है, टू रिड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। और इसके टाइप्स क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड पेयर, अनशील्डेड तो ये रहा, ठीक है। ट्विस्टेड पे देखो, शील्डेड वाले में क्या है कि यहाँ पर शील्डिंग लगी हुई है, हाँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो शील्डिंग लगी हुई है, और यहाँ पर शील्डिंग नहीं लगी हुई है, ठीक है, समझ गए। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इसको हम यूज करते हैं इथरनेट लैन्स में, लोकल एरिया नेटवर्क। और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हैज एन एडिशनल शील्डिंग लेयर फॉर रिड्यूसिंग इंटरफेरेंस, ठीक है।
इसमें शील्डिंग में यहाँ पर एक और शील्डिंग लेयर लगी रहती है ताकि हम और इंटरफेरेंस को कम कर पाए। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता ही है और फ्लेक्सिबल होते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड बैंडविड्थ होती है। ठीक है, मोर ससेप्टेबल टू एक्सटर्नल नॉइस, यहाँ पर भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम है, लेकिन और ज्यादा यहाँ पर एक्सटर्नल वॉइस, अगर कहीं एक्सटर्नली कोई चीज आए, ठीक है, तो उससे ये डिस्टर्ब हो सकती है। एक्सटर्नली किसी इंटरफेरेंस को भेजा गया तो वो इंटरफेयर कर सकती है उस चीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, अब वायर्ड में, हाँ ठीक है, वायर्ड ही पढ़ रहे हैं अभी तो पहला तो हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, उसके बाद है कम्युनिकेशन कोएक्सियल केबल, और उसके बाद है फिर फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, तो इनके फोटोज ये रहे, यहाँ पर जगह नहीं बच रहा था तो फिर मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो कोएक्सियल केबल इस तरह से दिखता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर कंटेन्स अ सेंट्रल कंडक्टर जो कि कॉपर का होता है, ये रहा वो। ठीक है, ये रहा सेंट्रल कंडक्टर जो कि कॉपर का होता है, सराउंडेड बाय एन इंसुलेटेड लेयर। देखो ये क्या है, ये इंसुलेटेड लेयर है ना, ये ब्लू। ठीक है, ये एक इंसुलेटेड लेयर है। उसके बाद क्या है, सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग लेयर और एंड अ मेटेलिक शील्ड एंड एन आउटर प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, ये आउटर प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है, और ये कॉपर का शील्ड है। ठीक है, बस यही है। तो जो था सेम टू सेम। उसके बाद फिर यूज्ड इन केबल टीवी नेटवर्क्स में आपने देखा ही होगा। ठीक है, और ब्रॉडबैंड इंटरनेट में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस इसकी बैंडविड्थ काफी ज्यादा हाई होती है और ट्विस्टेड केबल केबल से तो अच्छी होती है, और फिर इसमें शील्डिंग भी काफी अच्छी होती है। और डिवाइस, देखो डिसएडवांटेजेस जो कि थोड़ी बल्की होती है। ठीक है, हार्डर टू इंस्टॉल कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स जिससे आप इंटरनेट यूज कर पाते हो। ठीक है, यूजेस लाइट पल्सेस। देखो ये रहा फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ठीक है, और इसमें जो है ना वो ग्लास वायर्स यूज होते हैं, बहुत पतले पतले। ठीक है, यूजेस लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स। और इसके जो टाइप्स है वो सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर्स हैं। ठीक है, तो सिंगल मोड फाइबर में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि अंडर सी, समुद्र के अंदर किसको रखा जाता है, सिंगल मोड फाइबर को, और फिर मल्टी मोड फाइबर को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लैन हो गया। ठीक है, किसी ऑफिस में अगर इंस्टॉल करना है किसी नेटवर्क को। ठीक है, एडवांटेजेस एक्सट्रीमली हाई स्पीड ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है इसका स्पीड, कि तभी हम इसे इंटरनेट चलाने में यूज करते हैं। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होती। डिसएडवांटेजेस जो कि एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, वरना ये हर घर में लगी रहती है क्योंकि सब कुछ बहुत फास्ट होता है, तो हम सब किसी भी डेटा कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज कर लेते हैं, है ना। फिर डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने वायर्ड कम्युनिकेशन पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, तो वायरलेस किस किस तरीके से चीज डेटा ट्रांसफर हो सकता है। तो देखो, रेडियो वेव्स के थ्रू भी ट्रांसफर हो सकता है, माइक्रोवेव्स के भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, और फिर किस किस चीज़ों में हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, मोबाइल नेटवर्क्स और रेडियो। ठीक है, रेडियो में भी यूज़ करते हैं। और फिर इसके एडवांटेजेस क्या है, कवर्स लार्ज एरियाज। ठीक है, सपोर्ट्स मोबिलिटी। डिसएडवांटेजेस ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स, इसमें सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हो सकते हैं और इंटरफेरेंस भी आ सकता है। ठीक है, फिर क्या है, माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी ये होती है। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं और 4G 5G के लिए भी यूज करते हैं। एडवांटेजेस, हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट्स, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो अभी डिसएडवांटेजेस में क्या है, रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो वेदर कंडीशंस के थ्रू भी ये इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, कभी हम देखते हैं कि जब बहुत ज्यादा मौसम खराब होता है तो हमें इंटरनेट यूज करने में भी प्रॉब्लम होती है ना। वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, अ, अभी तक वायरलेस कम्युनिकेशन मीडिया ही चल रहा है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड क्या है, इसका जो रेंज है वो देख लेना, पढ़ लेना, याद रख लेना और लिख लेना। यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल्स और शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन, समझ गए। और एडवांटेजेस क्या है, कि इसका सिक्योर होता है, डज नॉट इंटरफेयर विद अदर सिग्नल्स। ठीक है, इंफ्रारेड जो है, और रिक्वायर्स लाइन ऑफ साइट एंड लिमिटेड रेंज।
उसके बाद फिर नेटवर्क डिवाइसेस एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि नेटवर्क कनेक्शन में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से डिवाइसेस हैं? सबसे पहले आ जाओ मॉडेम, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका काम क्या है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनालॉग जो हम समझ सकते हैं, डिजिटल सिग्नल जो हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, तो कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल फ्रॉम कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस एंड वाइस वर्सा। टाइप्स इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो डीएसएल मॉडेम ये कुछ इस तरह से भी दिखता है। ठीक है, और एक यूएसबी टाइप का भी आता है। और फिर यूजेस टेलीफोन लाइंस फॉर इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, केबल में क्या होता है कि हम कोएक्सियल केबल्स का यूज करते हैं ताकि हम ब्रॉडबैंड इंटरनेट का यूज कर पाए। ठीक है, और कनेक्टिंग होम नेटवर्क टू द इंटरनेट। ठीक है, वही मतलब कि घरों में इसका यूज होता है ना। इथरनेट कार्ड, तो इसे हम एनआईसी भी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये हमारे लैपटॉप में तो लगा ही रहता है ताकि हम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अलाउस कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क वाया अ वायर्ड कनेक्शन। टाइप्स वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। उसके लिए वायर्ड के लिए हम क्या करते हैं कि इथरनेट केबल का यूज करते हैं, और वायरलेस के लिए हम वाईफाई कनेक्टिविटी तो मिल जाती है। ठीक है, यूज इन डेस्कटॉप पीसीज, लैपटॉप्स एंड सर्वर्स। ठीक है, RJ45 कनेक्टर। ठीक है, तो ये भी हम इंटरनेट यूज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 8 पिंस होता है, अगर आप इसको ऐसे जूम करके देखो तो। ठीक है, अ फिजिकल कनेक्टर यूज टू कनेक्ट इथरनेट केबल्स टू नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, यूज विथ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ठीक है, यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क्स वगैरह में, किसी ऑफिस वगैरह में इस्टेब्लिश करना हो अगर नेटवर्क को, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कनेक्टर है, इसे हम क्या कहते हैं? RJ45 कनेक्टर। ठीक है, इसका आपके सीपीयू में अलग से एक पोर्ट दिया हुआ होगा, आपके लैपटॉप में भी एक अलग से पोर्ट होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, फिर रिपीटर। रिपीटर क्या करता है कि देखो, लॉन्ग डिस्टेंसेस में जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि डेटा लॉस होने लगता है। ठीक है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो उस चीज को एम्पलीफाई करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिपीटर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये एम्पलीफाइज एंड रीजनरेट्स नेटवर्क सिग्नल्स टू एक्सटेंड ट्रांसमिशन रेंज। ठीक है, लार्ज नेटवर्क्स, जहां पर कहाँ यूज होता है? लार्ज नेटवर्क्स में, वेयर सिग्नल्स क्या होते हैं कि कमजोर पड़ने लगते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हब्स और स्विचेस। ठीक है, दोनों का लगभग नहीं, बेसिक काम सेम है कि मतलब देखो क्या होता है। अब बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स। ठीक है, अब देखो बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, एंड ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। समझ गए? कहीं से आ रहा है नेटवर्क। ठीक है, और यहाँ पर मान लो हब लगा हुआ है, और फिर कहीं को जा रहा है। ठीक है, तो इसे हब को ये नहीं पता कि कहाँ भेजना है। ठीक है, मान लो इसको इसने डेटा भेजा, तो इसको ये नहीं पता ये इसको कहाँ भेजना है, ये सब में भेज देगा। ठीक है, सेम गोज फॉर ये। ठीक है, तो हब थोड़ा सा डम डिवाइस होता है, इसे पता नहीं होता कि इसे कहाँ भेजना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। ठीक है, दो तरीके के हब्स होते हैं, रिक्वायर्स पावर एंड कैन एम्पलीफाई सिग्नल्स। ठीक है, इसमें एक्टिव हब में क्या होता है कि ये एम्पलीफाई सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, और पैसिव हब क्या करता है कि सिंपली कनेक्ट्स डिवाइसेस विदाउट एम्पलीफाइंग सिग्नल्स। ठीक है, पैसिव हब में सिग्नल्स को एम्पलीफाई नहीं किया जा सकता। एम्पलीफाई करना मतलब सिग्नल को बढ़ाना, जो कि वीक पड़ने लगते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिव हब क्या करता है कि उसे एम्पलीफाई भी करता है। यूज इन स्मॉल ऑफिस नेटवर्क्स बट लार्जली रिप्लेस्ड बाय स्विचेस। देखो, अब हब का जमाना जो है वो कम खत्म हो चुका है। अब हम ज्यादातर यूज क्या करते हैं? स्विचेस को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हब में क्या होता है, जो मैंने आपको इसका जो वीक पॉइंट बता दिया था, लेकिन स्विचेस में क्या होता है? स्विचेस में क्या होता है? स्विचेस में कहाँ से आ रहा है कौन सा सिग्नल, और फिर इसे कहाँ भेजना है। ठीक है, इधर से आ रहा है और इसको मान लो इधर भेजना है। ठीक है, यहाँ से हमने डेटा भेजा और इसे इस वाले कंप्यूटर में भेजना है, तो ये कर लेगा वो काम। ठीक है, वही है। तो अ नेटवर्क डिवाइस दैट इंटेलिजेंटली, यहाँ पर इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर डम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिख लेना। Directs the data to the specific device it is meant for improving network efficiency। ठीक है, तो स्पेसिफिक डिवाइस में ये डेटा को भेज देता है। एडवांटेजेस ओवर हब, रिड्यूसेस डेटा कोलिजन बाय सेंडिंग ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। ठीक है, और फिर यूज कहाँ होता है? एंटरप्राइज नेटवर्क और डेटा सेंटर्स, लैन सेटअप्स में हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब रिपीटर। ठीक है, सॉरी, राउटर। वाईफाई राउटर्स तो आपने रखा ही होंगे घर पे। ठीक है, बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, कोई बात नहीं, डिपेंड्स ऑन यूज।
फंक्शन क्या है? कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है, आपके घरों में जो इंटरनेट आप यूज कर लेते हो, ठीक है, डायरेक्ट्स डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन आईपी एड्रेसेस, ठीक है। टाइप्स क्या है? वायर्ड राउटर और वायरलेस राउटर, ठीक है। टाइप्स यूजेस इथरनेट केबल का हम यूज कर लेते हैं वायर्ड के लिए, और वायरलेस के लिए वाईफाई कनेक्टिविटी तो हमें मिल ही जाती है। फिर यूज इन होम्स बिजनेसेस आईएसपीज फॉर इंटरनेट, ठीक है। गेटवेज, गेटवेज क्या करती है? अगर हम अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कनेक्टिंग एन आईपी नेटवर्क टू अ ब्लूटूथ नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क्स में हम काम कर रहे हैं, तो वो जो चेंज है ना, उसको हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम गेटवे का यूज करते हैं। तो गेटवे डिवाइस कुछ इस तरह से दिखती है। और यूज इन आईओटी एप्लीकेशंस, वीओआईपी कम्युनिकेशन क्लाउड सर्विसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाईफाई कार्ड, जैसे एनआईसी था, वैसा ही वाईफाई वाईफाई कार्ड भी है, नेटवर्क अडेप्टर दैट इनेबल्स अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू स्पेशली वाईफाई नेटवर्क्स, ठीक है। अब देखो टाइप्स, इसके टाइप्स क्या है? इंटरनल वाईफाई कार्ड जो कि बिल्ट इन होते हैं लैपटॉप्स के साथ ज्यादातर, और एक्सटर्नल यूएसबी वाईफाई अडेप्टर भी होता है हमारे पास, जो कि हम प्लग करते हैं, और फिर वायरलेस। ये ज्यादातर डेस्कटॉप कंप्यूटर में हमें मिलता है, ठीक है, यूएसबी अडेप्टर एक्सटर्नल, ठीक है। और लैपटॉप में तो वैसे मिल ही जाता है ना। फिर यूज इन वायरलेस इंटरनेट एक्सेस फॉर कंप्यूटर्स एंड स्मार्ट डिवाइसेस। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेटवर्क की टोपोलॉजीज है हमारे पास, एंड नेटवर्क टाइप्स। टोपोलॉजीज, ठीक है। टोपोलॉजीज हम किसे कहते हैं? पहले तो नेटवर्क के टाइप्स है हमारे पास, ठीक है, तो पहले नेटवर्क टाइप्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ेंगे। नेटवर्क के टाइप्स, देखो तीन या चार, कितने, चार, ठीक है, चार चार तरीके के होते हैं। पहला पैन, फिर लैन, ठीक है। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका रेंज बहुत ही कम होता है, कह सकते हैं 10 मीटर के जितना, जैसे कि ब्लूटूथ, और जिस तरह से आप अपनी मम्मी या फिर दीदी के हॉटस्पॉट को लेके इंटरनेट यूज कर रहे होगे अभी, ठीक है, वो एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। डेफिनेशन: अ स्मॉल नेटवर्क डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज विथ typically within a range of a few meters, ठीक है। एग्जाम्पल: ब्लूटूथ कनेक्शंस, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस, हॉटस्पॉट्स, ब्ला ब्ला ब्ला। यूजेस: कनेक्टिंग पर्सनल डिवाइसेस फॉर शॉर्ट रेंज, वही चीज लिखी हुई है, तो रट लेना। लोकल एरिया नेटवर्क, किसी घर में, किसी छोटे ऑफिस में हम वाईफाई नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, मतलब कि हम लैन का यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जिससे कि हम सारे के सारे हार्डवेयर को इस तरह से एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। A network covering small geographical area such as a home, office और school, ठीक है। Examples: Wi-Fi networks in home, businesses, जो भी है। Ethernet connected computers, ठीक है, और ये भी एक एग्जांपल है, ठीक है। यूजेस: शेयरिंग फाइल्स, प्रिंटर्स, ठीक है, प्रिंटर्स, अगर आप एक डिवाइस है आपके पास, तो उसको आप मल्टीपल कंप्यूटर के साथ शेयर कर सकते हो। जिसे भी मान लेते हैं कि कोई एक ऑफिस है, तो वो जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा वो क्यों ही करेगा, मतलब कि वो हर एक कंप्यूटर के लिए एक प्रिंटर क्यों खरीदेगा, ठीक है, जब वो एक ही प्रिंटर रख सकता है और उसे सारे के सारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकता है, ताकि हर एक कंप्यूटर को जब भी कोई चीज चाहिए हो तो वो उसे प्रिंट करवा ले, है ना। चलो, यूजर्स: शेयरिंग फाइल्स, ठीक है, प्रिंटर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि हम एक सिटी के लिए यूज करते हैं। देखो लैन हम कहाँ तक, पर्सनल एरिया का जो रेंज था वो काफी कम था, है ना। और लोकल एरिया नेटवर्क किसी एक घर के जितना था, किसी स्कूल के जितना, या फिर किसी ऑफिस के जितना बोल सकते हैं, है ना। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक सिटी के जितना होता है, ठीक है, अ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ सिटी और अ लार्ज कैंपस, ठीक है। एग्जाम्पल: केबल टीवी नेटवर्क्स, ठीक है। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट इन सिटीज, यूज कहाँ होता है? कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस। देखो अब ऑफिसेस बहुत सारे अगर हैं, ठीक है, तो एक ऑफिस अपने अंदर ही अंदर लैन यूज कर रही है, दूसरी ऑफिस भी लैन यूज कर रही है, तो ऐसे लैन और लैन को कनेक्ट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट, आप सबको पता है कि देखो हम सिटी तक आ चुके हैं, पहले पर्सनल पे थे, उसके बाद फिर किसी घर पे आए या फिर ऑफिस पे आए, उसके बाद मैन यानी कि सिटी पे आ गए, उसके बाद फिर हम क्रॉस कंट्रीज तक पहुंचे जा रहे हैं, है ना। तो इंटरनेट, अ नेटवर्क दैट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया ऑफन कनेक्टिंग मल्टीपल सिटीज और कंट्रीज। एग्जांपल: इंटरनेट या फिर कॉर्पोरेट नेटवर्क कनेक्टिंग ऑफिस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यूजर्स, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ब्ला 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 ब्ला। नेटवर्क टोपोलॉजीज, अब देखो हम टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोपोलॉजीज बस ये है कि किस तरीके से नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है। हर मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हर तरीके के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास है बस टोपोलॉजीज। तो ये जो आप देख रहे हो लाइंस, ये सारे केबल्स है, ठीक है। और ये जो डॉट्स दिख रहे हो ना, ये कंप्यूटर्स आप कह सकते हो, कंप्यूटर्स या फिर नोड्स, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सेंट्रल केबल। सब देख रहे हो आप, मान लो कि यहाँ पर कोई एक इंसान बैठा हुआ है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, सब एक केबल से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से एक नेटवर्क कनेक्ट स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि ये इजी होता है सेटअप करने में, बस एक केबल बिछा दो और सबको कनेक्ट कर दो, है ना। फिर रिक्वायर्स लेस केबल, केबल की जरूरत कम पड़ती है, कम केबल में ही हमारा काम हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि इफ द मेन केबल फेल्स, अगर यही फेल हो गया तो फिर पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, द इंटायर नेटवर्क गोज डाउन, है ना। और परफॉर्मेंस इंक्रीजेस एज मोर डिवाइसेस आर एडेड, डिक्रीजेस, वही मैं सोच रहा था। तो परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है कि अगर एक ही केबल में बहुत सारे डिवाइसेस आ गए तो फिर स्लो हो जाएगा। यूज इन स्मॉल ऑफिस नेटवर्क्स, अर्ली इथरनेट नेटवर्क्स, चलो ठीक है। अब है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, कुछ इस तरह से भी हम अपने नेटवर्क को कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ बीच में क्या होता है, देखो बीच में क्या होता है कि हब होता है ना, कोई हब या फिर स्विच हम कह सकते हैं, है ना। तो ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब और स्विच, तो यहाँ पर स्विच या फिर हब होता है और बाकी यहाँ पर साइड साइड में जो भी है वो क्या नोड्स या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, है ना। इसके एग्जाम एडवांटेजेस क्या है कि वन डिवाइस फेल्स द रेस्ट ऑफ नेटवर्क रिमेन्स अनअफेक्टेड। अगर कोई एक डिवाइस फेल हो गया तो बाकी के लिए तो चलता रहेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और यहाँ क्या, इजी टू ऐड और रिमूव डिवाइसेस, ऐड करना है तो यहाँ से ये लो ऐड कर दिया, रिमूव करना है ये निकाल दो, रिमूव हो गया, है ना। फिर डिसएडवांटेजेस ऐसे क्या है कि देखो, इफ द सेंट्रल हब फेल्स, अगर हमारा हब या फिर स्विच ही फेल हो गया तो द एंटायर नेटवर्क स्टॉप्स वर्किंग, पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, है ना। तो मोर केबल इज रिक्वायर्ड देन अ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी देखो इस तरह से थी, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ज्यादा केबल यहाँ पर यूज होने वाली है किसमें, स्टार टोपोलॉजी में। और यूज कहाँ कहाँ होता है इसका, मॉडर्न लैन में, ठीक है, ऑफिस नेटवर्क्स में। फिर ट्री टोपोलॉजी कुछ इस तरह से होती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हम हायरार्की सेट कर सकते हैं कि मैनेजर के पास इतने लोगों का जो कंट्रोल है वो होगा, उसके नीचे ऐसा प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसके मतलब कि हर एक टीम होगी, फिर टीम के लीड होंगे, तो टीम के लीड के पास अपने अपने टीम्स की जो एक्सेस होगी वो होगी, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स कनेक्टेड टू अ सेंट्रल बैकबोन। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल स्टार नेटवर्क्स को हम एक साथ अगर कनेक्ट कर दे तो उसे भी हम एक ट्री टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब देखो एडवांटेजेस क्या है इसके, सपोर्ट्स हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्केलेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस, इफ द बैकबोन फेल्स, यही फेल हो गया, एंटायर नेटवर्क इज अफेक्टेड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेटअप कंपेयर टू, आपको पता है कि इससे देख के ही पता चल रहा होगा कि इसे सेटअप करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। फिर यूज्ड इन लार्ज कॉर्पोरेट नेटवर्क्स, ठीक है, और यूनिवर्सिटी कैंपसेस में भी हम इसका यूज करते हैं। अब आता है हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अभी तक हम शायद 2 या 3 बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोटोकॉल्स के बारे में, लेकिन हम इस बार इंडिविजुअली कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई डेटा शेयरिंग हो रही होती तो उसमें सिर्फ एक प्रोटोकॉल का यूज होता है, उसमें मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का यूज हो सकता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स डिफाइन रूल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते क्या है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स डिफाइंस द रूल्स कम्युनिकेशन बिटवीन, वही सेट ऑफ रूल्स होते हैं टू दे इंश्योर डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। अब आता है हमारे पास सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, है ना। पर्पस क्या है इसका, ट्रांसफर वेब पेजेस ओवर द इंटरनेट, वही है, सेम काम HTTPS भी करेगा, ठीक है। वेब पेजेस को ट्रांसफर करने के लिए जो कम्युनिकेशन होता है उनका, उसके लिए हम HTTP का यूज करते हैं। और यूज एक्सेसिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। एग्जांपल, व्हेन यू टाइप ब्लाब, ये इस अगर एड्रेस को आप टाइप करोगे अपने ब्राउजर में तो क्या होगा कि एक HTTP यूजर्स HTTP का यूज करके एक रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना, वेब सर्वर के पास, वेब पेज को लेने के लिए, है ना, उसको रेंडर करने के लिए। अब देखो, अब क्या HTTPS, वही उसका एक सिक्योर वर्जन है, सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP यूजिंग एन्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें SSL सर्टिफिकेट एक होता है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट है, अगर मैंने अपने वेबसाइट पे HTTPS SSL सर्टिफिकेट लेके रखा है तो वो ऐसे HTTPS सर्टिफिकेट का यूज करेगा, ठीक है ना। फिर सिक्योर वेब ब्राउजिंग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए हम यूज करते हैं HTTPS को, ठीक है। एग्जांपल ये रहा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी भी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए FTP का यूज करते हैं, ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर अ नेटवर्क।
यूजर्स क्या होते हैं इसके, कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं सर्वर से, है ना। और एग्जाम्पल देखो, वेब डेवलपर्स यूज करते हैं अपने वेबसाइट को सर्वर पर डालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारे पास ईमेल्स के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स थे, एसएमटीपी और पॉप थ्री भी था, ठीक है। तो एसएमटीपी क्या था, कि हमें मैसेज भेजने में मदद करता है। पर्पस क्या होता है, कि सेंड्स ईमेल फ्रॉम क्लाइंट्स टू मेल सर्वर्स। यूजर्स क्या होता है, आउट गोइंग ईमेल कम्युनिकेशन, और एग्जाम्पल व्हेन यू सेंड ईमेल, ठीक है। तो जब भी आप किसी को जीमेल के थ्रू या फिर किसी आउटलुक या फिर किसी भी मेल सर्विस के थ्रू ईमेल भेजते हो किसी को, तो वो किसका यूज करते हैं, एस एम टीपी का यूज करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है हमारे पास पॉप थ्री, ठीक है, पीओपी थ्री, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री, ठीक है। अब हमारे पास कोई एक हमारे पास सर्वर में एक हमारे ईमेल में क्या हुआ, कि एक मेल आ गया, ठीक है ना। हमारे पास अगर एक मेल आ गया, तो उसे रिसीव करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, पीओपी थ्री, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री। इस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और डाउनलोडिंग एंड रीडिंग ईमेल्स इसका यूज होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होता है, यूज्ड इन ईमेल क्लाइंट्स लाइक आउटलुक टू डाउनलोड ईमेल्स, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल्स, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में हमें हेल्प करता है। और इसके एग्जांपल्स जैसे कि डायल अप इंटरनेट कनेक्शन, जो कि हम अभी तो यूज नहीं करते, देखो क्या होता है, इस्टेब्लिशेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस। और इसके यूजेस क्या हैं, डायल अप इंटरनेट कनेक्शन। डायल अप इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, ये बहुत पहले यूज किया जाता था। इसमें क्या होता था, कि हम किसी एक फोन नंबर को डायल करके टेलीफोन नेटवर्क्स के थ्रू हम इंटरनेट को यूज करते थे, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास वीपीएन भी है। तो वीपीएन क्या करता है, कि हमारे जो भी हम देखो, हम यहाँ पर है, हमने हम किसी एक वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जब भी इसे विजिट करते हैं ना, तो आपस सामने क्या होता है, कि बहुत सारी इंटरफेरेंस होता है, मतलब कि बहुत सारे लोग इंटरफेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारा आईएसपी हो गया, वो मॉनिटर कर सकती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, क्या विजिट कर रहे हैं, क्या देख रहे हो तुम, है ना। गवर्नमेंट हो सकता है देख सकती है ना। लेकिन अगर आप वीपीएन यूज करते हो, तो ये इंटरफेरेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जो ट्रांसफर होता है डेटा का, वो सिर्फ आपके से लेकर उस सर्वर तक का ही हो जाता है, कोई बीच में आपको देख नहीं सकता, है ना। तो वही वो इस चीज का वीपीएन, हम इस चीज का वीपीएन में इस चीज का यूज होता है, ठीक है, इस प्रोटोकॉल का यूज होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एग्जाम्पल, यूज इन ओल्डर डायल अप मॉडेम्स फॉर इंटरनेट एक्सेस। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि इंटरनेट में बेसिक डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, जो प्रोटोकॉल, उसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। पर्पस क्या होता है, कि प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द इंटरनेट बाय डिफाइनिंग हाउ डेटा इज सेंट, एड्रेस्ड एंड रिसीव्ड, ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस अक्रॉस नेटवर्क्स। एनी इंटरनेट एक्टिविटी सच एज लोडिंग अ वेब पेज और सेंडिंग ईमेल यूजेस टीसीपी आईपी। रीड कर रहा हूँ क्योंकि इतना आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक इंग्लिश लिखी है और वहां पर आपको सिर्फ लिखना ही है, ठीक है। अब देखो, टेलनेट, टेलनेट क्या है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म यही होता है। टेली टाइप नेटवर्क भी कहते हैं वैसे इसे, टेलनेट को। और टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है, कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने कहीं और रखे हुए सिस्टम को पे लॉग इन कर रहे हो, तो वो चीज क्या होता है, अ, उसमें हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, उसमें हम टेली टाइप नेटवर्क या फिर कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी वल्नरेबल होती है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, है ना। अलाउस रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क, यूजर्स क्या मैनेजिंग रिमोट सर्विसेज वाया कमांड लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर के साथ, अपने ऑफिस में रखे हुए कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल, यूज बाय सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कंट्रोल रिमोट डिवाइसेस थ्रू एसएसएच। देखो, दो एसएसएच हैज मोस्टली रिप्लेस्ड इट ड्यू टू डेटा सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। एसएसएच का इसने इसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज थे। अब देखो, अब हमारे पास क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हम कॉल पे बात करते करते इंटरनेट का यूज कर लेते हैं, वो किसी मदद से हो रहा है, वो वीओआईपी की मदद से हो रहा है, ठीक है। इनेबल्स वॉइस कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं इसके यूजेस, ऑनलाइन कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह जो भी है, वो कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल, एप्स लाइक स्काइप, जूम, व्हाट्सएप यूज वीओआईपी वॉइस एंड वीडियो कॉल्स, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। अब हम जो वेबसाइट्स विजिट करते हैं, उनमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है ना। जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे होते हो, तो उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, ठीक है। तो पहला, सबसे पहले, वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक सिस्टम होता है इंटरनेट इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस का, ठीक है, जिसमें जो जो कि हम विजिट करते रहते हैं, ठीक है।
तो वो किस सिस्टम की मदद से करते हैं, ये सिस्टम बनाकर रखा हुआ है www, जिसे डेवलप किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने 1991 में, बता दिया मैंने, ठीक है, डेवलप किया था। और फंक्शन क्या है इसके कि HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल्स को ये यूज करता है ताकि ये वेब पेजेस को रिट्राइव कर सके। और इसके एग्जांपल्स क्या है कि ये कुछ वेबसाइट्स है हमारे पास, ठीक है, जो भी वेबसाइट्स है उसमें हम www डालते हैं शुरू में, और अगर आप ये नहीं भी डालो तो भी हमारा ब्राउजर बाय डिफॉल्ट उसे ये डाल देता है। तो ये था www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, और मतलब कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज है, और द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। इसमें बस स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है वेब पेजेस का। आप जो वेबसाइट देखते हो ना, उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई एक इमेज डाली हुई है, वो जो स्ट्रक्चर है ना, स्टाइलिंग नहीं, स्टाइलिंग तो है वो CSS से होता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना आपके वेब पेज का, वो किससे डिफाइन किया जाता है, वो HTML के थ्रू डिफाइन किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने शायद HTML सीख भी लिया होगा, काफी ज्यादा इजी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये डेटा शेयरिंग में यूज होता है, ठीक है। अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, है ना, स्टोर भी कर सकते हैं इसके थ्रू डेटा को। डिफाइंस कस्टम डेटा फॉर्मेट्स, ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, मेकिंग इट यूजफुल फॉर APIs एंड वेब एप्लीकेशंस। APIs आपके सिलेबस में अभी नहीं है, लेकिन मैं समझा सकता हूँ इसे अच्छी तरीके से, लेकिन चलो अभी रहने देते हैं इसे। अगर आप बोलो तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना दूं, ठीक है। फिर डोमेन नेम्स, डोमेन नेम क्या होता है, हमारे वेबसाइट का नाम, सिंपल है। देखो यूआरएल किस तरह से दिखता है, कोई भी यूआरएल इस तरह से दिखता है ना, ये पूरा का पूरा यूआरएल है ना। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला HTTP, ये क्या है, प्रोटोकॉल है, ठीक है। www, ये सब डोमेन, ये तो आपको यूज करना ही होगा, वरना गलत हो जाएगा एड्रेस। फिर ये डोमेन नेम है, ठीक है, गूगल, ये क्या है, डोमेन नेम है, ठीक है। और फिर ये क्या है, com.com, या फिर .in, या फिर .org, ऐसा बहुत सारा कुछ आता है। तो टॉप लेवल डोमेन TLD, ये क्या है, इसे हम डोमेन नेम सफिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डोमेन नेम के आगे लगता है, ठीक है। चलो, डेफिनेशन, द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस। देखो, कोई भी वेबसाइट की एड्रेस जो होती है ना, वो बहुत अजीब से न्यूमेरिकल एड्रेस होती है, ठीक है, और न्यूमेरिकल एड्रेस को हम याद नहीं रख सकते। तो याद रखने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे हम इंग्लिश लेटर्स का यूज करते हैं, है ना। तो द ह्यूमन रीडेबल एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल.com, कोई भी एक वेबसाइट का URL डाल दो इसमें, मतलब कोई भी डोमेन नेम डाल दो, है ना। फंक्शन क्या होता है, मैप्स टू एन IP एड्रेस, IP एड्रेस जो कि वो न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, यूजिंग अ डोमेन नेम सिस्टम, ये हमारा डोमेन नेम सिस्टम है, तो इन दोनों को जोड़ देता है, ठीक है, यही काम होता है डोमेन नेम्स का। और एग्जाम्पल इसका क्या है कि इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग दिस एड्रेस यू कैन टाइप google.com, ठीक है। google.com का जो एड्रेस है वो ये है, आप ब्राउजर पे इसको टाइप करके देख सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी URL, ये मैंने आपको बता दिया कि ये पूरा का पूरा जो चीज है, पूरा का पूरा एड्रेस, उसे हम कहते हैं URL, ठीक है। द कंप्लीट वेब एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और रिसोर्स। स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल दिख गया। फिर डोमेन नेम होता है, तो डोमेन नेम, है ना, यहाँ पर ये छूट रहा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, कोई बात नहीं, उसे इंक्लूड करने की जरूरत यहाँ पर तो नहीं है। और पाथ एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि डोमेन की जगह पर इस पूरे चीज को डोमेन मान लिया गया है, ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे चीज को डोमेन मान लिया गया है। और फिर पाथ, ठीक है, इस पूरी चीज को डोमेन मान लिया गया है, ठीक है ना। तो प्रोटोकॉल, फिर कोलोन, फिर डबल स्लैश, उसके बाद फिर हमारे पास डोमेन है, तो डोमेन, ये पूरा का पूरा डोमेन रहा। और उसके बाद फिर पाथ, मतलब कि स्लैश, इसके बाद भी कोई एक चीज किसी एक पेज को विजिट कर रहे हो, तो वो पेज यहाँ पर आ जाएगा, उस पेज का जो नाम है वो आ जाएगा यहाँ पर, है ना। फिर एग्जाम्पल, ये रहा आपका डोमेन नेम, ठीक है, इसको डोमेन नेम माना गया। फिर ये रहा पाथ, ठीक है, स्लैश, उसके बाद फिर products.html, ये यहाँ पर लिखा हुआ रह सकता है ना। अब देखो, वेबसाइट, वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं, उनको मिलाकर एक वेबसाइट बनाई जाती है अंडर अ कॉमन डोमेन, उन सबका डोमेन एक ही होता है, और उसके बाद बस पाथ चेंज होता है ना। टाइप्स क्या हो सकते हैं वेबसाइट्स, देखो टाइप्स, स्टैटिक वेबसाइट्स भी हो सकते हैं और डायनेमिक वेबसाइट्स भी हो सकते हैं। स्टैटिक क्या होते हैं, बेसिक यानी कि प्री रिटर्न, जिसमें कि ज्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं करने होते हैं हमें, मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है। जैसे अगर आपको कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो बस आपने उसके बेसिक डिटेल्स डाल दिए, तो वो एक स्टैटिक पेज हो गया, है ना। कोई एक छोटा सा HTML CSS का पेज बना लिया और फिर वो उसे डाल दिया, तो वो एक स्टैटिक पेज हो गया। फिर डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होते हैं, इंटरैक्टिव होते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे चैट कर रहे हो, ठीक है, वो तो इंटरैक्टिव है ना, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि वो एक डायनेमिक वेबसाइट है।
अब इसके बाद और भी चीजें हैं कि वो कैसे हो पा रहा है, उसमें रिएक्ट वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, हाँ, wikipedia.com इज अ डायनेमिक वेबसाइट, क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस हमें नहीं करने पड़ते, एक ही बस स्टैटिक सी इन्फॉर्मेशन हमें दिख रही होती है। ठीक है, किसमें? विकिपीडिया में। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। और वेब ब्राउजर क्या है? सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा मेरे पास, ये ब्रेव है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है और ये क्रोम है। ठीक है, सबको पता होगा। सेंड्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर्स को, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है और फिर हमारा वेब सर्वर क्या करता है कि एचटीएमएल पेजेस को रेंडर करके लाता है और ब्राउजर को देता है, और हमारा ब्राउजर हमें दिखाता है। ठीक है। फिर वेब सर्वर्स क्या होते हैं कि ये ऐसे देखो, वेब सर्वर्स ऐसे सिस्टम्स होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस हो सकते हैं, जिसमें हम अपने वेबसाइट को होस्ट करते हैं, या फिर कह सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। A system that hosts websites and server web pages to browser। ठीक है। एग्जाम्पल अपाची nginx। ठीक है, इसको nginx कहते हैं, इसको पढ़ा जाता है अच्छे से। ठीक है, nginx। और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट आईआईएस, ये वेब सर्वर का काम होता है, रेस्पॉन्स टू यूजर्स रिक्वेस्ट बाय डिलीवरिंग वेबसाइट कंटेंट। इसमें वो स्टोर होता है, फिर ये उसको देते हैं। ठीक है। आप जो भी मान लेते हैं कि मैंने गूगल में, या फिर कह सकते हैं कि मैंने किसी एक वेबसाइट को विजिट किया, वो वेबसाइट को किसी एक सर्विस पे होस्ट किया गया, और वो सर्विस इस सर्वर को यूज कर रही है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने ब्राउजर को बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने ब्राउजर को बोल रहा हूँ कि इस वेबसाइट को मुझे विजिट करना है, तो ये इसके सर्वर के पास जाएगा, ये इसके होस्ट के पास जाएगा, बोलेगा कि अपना जो भी डेटा निकाल के दो, ये सर्वर से मांगेगा, ये फिर ये डेटा इधर आएगा, फिर ये डेटा हमें मिल जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है, तो ये वेब सर्वर क्या करता है बेसिकली, डेटा को वेबसाइट के डेटा को स्टोर करके रखता है, और जब भी उसे मांगा जाए तो वो उसे देता है। ठीक है। वेब होस्टिंग, तो ये वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग वही है अभी जो मैंने बताया कि अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स स्टोरेज एंड एक्सेस टू वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है। वेब होस्टिंग हमें एक स्टोरेज देती है। देखो, अगर मुझे कोई एक वेबसाइट बनानी है और मुझे उसे, मैं चाहता हूँ कि वो उसे सब लोग देख पाएं। ठीक है, तो वो मैं अपने कंप्यूटर के थ्रू भी कर सकता हूँ, सिर्फ अपने कंप्यूटर में को भी मैं एक सर्वर बना सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर उसमें बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं तो फिर ऐसे तो वो क्रैश हो जाएगा ना मेरा कंप्यूटर। ठीक है, उतना वो झेल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी वेब होस्टिंग सर्विस को लेते हैं, और उसमें हम अपने वेबसाइट के सारे डेटा को डाल देते हैं। ठीक है, और हमने उसमें उस डेटा को डाल दिया, तो उसके पास क्या होता है कि बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। ठीक है, और हम उसे रेंट कर सकते हैं, हम उसे पैसा दे सकते हैं मंथली कि ये लो, होस्ट करके रखो हमारी वेबसाइट को, और जब जब यूजर कहे तो उसे देते रहना, जो भी रिस्पॉन्स होगा वो देते रहना। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं वेब होस्टिंग। ठीक है। टाइप्स, वेब होस्टिंग सर्विसेज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो शेयर्ड होस्टिंग होती है, वीपीएस होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है कि मल्टीपल वेबसाइट्स ऑन द सेम सर्वर, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होती है। किसी एक कंपनी ने एक सर्वर बना लिया, इसमें ये क्या कर रही है कि बहुत सारे वेबसाइट्स के डेटा को अपने सर्वर में स्टोर कर रही है। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट है वो कम पड़ेगा, लेकिन ठीक है, ये कम बजट में हो जाता है, मतलब उतना भी कम बजट नहीं, मतलब उनके हिसाब से कम बजट। ठीक है। अब देखो, वीपीएस होस्टिंग, डेडिकेटेड रिसोर्सेज विद इन अ शेयर्ड सर्वर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि हमें रिसोर्सेस मिल जाते हैं। ठीक है, वीपीएस में क्या होता है कि जैसे कि अगर आप कोई ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हो तो वहां पर गेमिंग वगैरह में ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, ताकि हमारा जो डिवाइस है उसे ज्यादा मेहनत ना करना पड़े उस चीज को अच्छे से रेंडर करने के लिए। ठीक है, तो वीपीएस का उसमें ज्यादा यूज होता है। फिर डेडिकेटेड होस्टिंग, अ फुल सर्वर डेडिकेटेड टू वन वेबसाइट। ठीक है, तो वही है कि मान लो कि अगर कोई एक बड़ी सी कंपनी है, तो उसने क्या किया, उसने खुद का एक सर्वर बना लिया और उसमें सिर्फ वो अपने वेबसाइट को स्टोर कर दिए, ताकि उसका डेटा, उसे किसी और पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद का डेटा खुद के सर्वर पे ही स्टोर करेगी, तो उसे हम कहते हैं डेडिकेटेड होस्टिंग। ठीक है। फिर आता है हमारे पास क्लाउड होस्टिंग, यूजेस मल्टीपल सर्वर्स फॉर स्केलेबिलिटी। वही, हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम क्लाउड होस्टिंग का यूज करते हैं। हमने कोई एक वेबसाइट बना ली, हम उसे क्लाउड होस्टिंग में डाल देंगे। ठीक है, किसी क्लाउड होस्टिंग सर्विस का यूज करेंगे, और उसमें उसे कह देंगे कि हमारी वेबसाइट को होस्ट करो। और उसके एग्जांपल्स कुछ हैं, गोडैडी, ब्लू होस्ट, एडब्ल्यूएस, amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, और ये हमें होस्टिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती है। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर, आपका पूरा का पूरा क्लास 12th का जो चैप्टर था, उसका सारा का सारा चीज, सारे सारे टॉपिक्स वहां पर यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, काफी अच्छे से मैंने बता दिया आपको। नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आप डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। इस चैनल में 12th के बाद की भी चीजें आएंगी,
ठीक है, इंजीनियरिंग रिलेटेड चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो ये था बस। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। बस चलो, बाय।